DGISPR से कल सवाल हुआ इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल को लेकर, तो उन्होंने इमरान खान साहब का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि जो भी फौजी कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स किसी फ़र्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उन्हें अपने ज़ाती मफाद के लिए, फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत भी हों, शवाहिद भी हों, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। तो जहाँ तक जनरल फैज़ के रिटायरमेंट के बाद के ताल्लुकात और पहले के किसी से ढके छुपे नहीं हैं, बल्कि आप लोग आज भी तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि बड़ा अमल दखल था जनरल फैज़ का तहरीक इंसाफ की सियासत में। तो आपको लगता है कि कल DGISPR की बात पर गौर करें, समझें, तो ये सारे जो डांडे हैं वहीं जाकर मिलते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो ये मैटर क्योंकि अदालत में है, सब जुडिस है, तो मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर कोई तफसील से बात करनी चाहिए। और जो केस जनरल फैज़ हमीद पे बनाया गया है ब्लू वर्ल्ड सिटी का, उससे इमरान खान साहब का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब उसके बाद प्रोसिक्यूशन और कौन से केस बना रही है, टॉप सिटी का, उसके बाद प्रोसिक्यूशन कौन से केस बना रही है। अगर तो उस दौर के केस बना रही है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो वो DGISI थे और वो DGISI बतौर आर्मी चीफ़ के अंडर थे, चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब थे। और उस वक्त की उनकी जो भी मुलाकातें, जो भी ऑफिशियल मीटिंग्स वो जो थी, वो मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए थी। अगर उस ज़माने में कोई केस उनका बनाया जाता है तो फिर मैं समझता हूँ कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब भी उतने ही ज़िम्मेदार ठहरेंगे जितने जनरल फैज़ हमीद साहब हैं। और अगर उसके बाद का कोई केस बनाया जाता है तो 1.5 साल से इमरान खान साहब जेल में हैं। अब मुझे नहीं पता कि किस नौयत का केस किस तरह से बनाया जाएगा, ये अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है। लेकिन मुझे ये पता है कि जो सियासी मकासद के लिए पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस होते हैं, जिस तरह आपने अपने इब्तदाइया में साइफ़र की बात की, इद्दत की बात की, तोशा खाना की बात की, ये केस क्योंकि आगे जाकर स्टैंड नहीं कर पाते। लेकिन आप ये बताएं कि जनरल फैज़ की रिटायरमेंट के बाद कहा जाता है, बल्कि तहरीक इंसाफ के लोग भी कहते हैं कि बहुत ज़्यादा उन्होंने डायरेक्शंस देना शुरू कर दी थी, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर दिया तो उन्होंने पार्टी के मामलात में। क्या ये बात दुरुस्त है? मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, ना मुझे इसका इल्म है, ना मैं जानता हूँ। और ये तो वही बता सकते हैं या वो शामिल तफ्तीश हैं, ज़ेर हिरासत हैं कि किस तरह के किस नौयत के रिटायरमेंट के बाद उनके मामलात थे और उनकी मुदाखलत थी। और एक रिटायर्ड ऑफिसर, भला सिविल हो या आर्मी हो, वो कब तक इसमें जो है मुदाखलत कर सकता है या नहीं कर सकता, उसकी ख़ास एक शायद मुद्दत भी है। तो रिटायरमेंट के बाद आपसे भी राब्ते में रहे जनरल फैज़? जी नहीं, मेरे से राब्ते में नहीं रहे जी, मेरे से कोई उनका राब्ता नहीं हुआ। अच्छा, PTI के दौरे हुकूमत में जनरल फैज़ का किस किस्म का और किस हद तक किरदार था? क्योंकि इमरान खान साहब तो ये खुद ऑन रिकॉर्ड ये बातें कर चुके हैं कि कानून साजी करनी हो, इत्तेहादियों से कुछ मनवाना हो, इत्तेहादियों को बुलाना हो, इकट्ठा करना हो, तो ये काम एजेंसियाँ ही करती थी। तो इस तरह की इंटरफेरेंस थी जनरल फैज़ की? मैंने तो नहीं देखी। मैंने तो जब भी उनको देखा प्राइम मिनिस्टर हाउस में ऑफिशियल मीटिंग्स में ही देखा और ऑफिशियल्स मीटिंग में ही मौजूद थे। वैसे भी मैं नहीं समझता कि फ़ौज का या एजेंसीज़ का कोई इतना ताल्लुक़ या ऐसी कोई मुदाखलत होती है मुल्क की सियासत में इस हद तक। अगर है तो फिर कल DGISPR ने उस बात को क्लियर कर दिया। और अगर ये वाकई ठीक है तो जो परसेप्शन है वो आम तौर पे ऐसा नहीं है जो पब्लिक का, अल्लाह करे कि मुल्क में वो वक्त आए कि जब हर आदमी अपने कौल व फेल के मुताबिक ही अमल करे। ये जो आप बात कर रहे हैं कि फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होता, आईनी तौर पर रह के काम करें। जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हुई है, आप लोगों का तो बयानिया इस सारी चीज़ पर आया है कि जनरल बाजवा ने रजीम चेंज किया, सियासत में उनका नेगेटिव रोल रहा। ये आप लोगों का तो सारा बयानिया इस पर रहा। इमरान खान साहब तो आज तक ये बात करते हैं। DGISPR के बयान के तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ। बाकी तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं
कि ये मामला तो 1956 से शुरू हुआ जब अयूब खान साहब थे, लेकिन एक दिन इंशाल्लाह ये वक्त आएगा कि जब हर इदारा अपने हदूद और क़यूद में बात काम करेगा, सियासतदानों को उनकी अपनी स्पेस मिलेगी। और फ़ौज आज 6 सितंबर है, फ़ौज के शोधा की लाजवाल कुर्बानियों को हम खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने आज के दिन एक बड़ा हमला जो है वो उसको बचाया। और नाकाबिल तस्खीर अगर आज हमारा दिफा है तो हमारी फ़ौज के जवानों की शोहदा की कुर्बानियों की वजह से। इस्टेब्लिशमेंट में किससे बात करनी है? फ़ौज से करेंगे, किससे करेंगे, या अदलिया से करेंगे? अभी तो बात कर रहे हैं महमूद खान चकजई साहब, वो तो सियासी जमातों से के ज़रिए ही बातचीत होनी चाहिए। और उस बातचीत में तमाम स्टेक्स होल्डर को भी शामिल होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट भी एक हकीकत है, इस मुल्क के जो हालात हैं उसके सामने आपको अंदाज़ा है। आज जब 6 सितंबर है, मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर हुआ। आज ही के दिन इस पार्लियामेंट ने एक आमराना काला कानून पास किया। आज गोलों की या टैंकों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुल्क में चैलेंजेस उसी तरह हैं जो 6 सितंबर 1965 को तो आज भी कौम में इंतशार और अनारकी पाई जाती है। वक्त ये है कि फ़ौज को, हुकूमत को, तमाम इदारों को मजबूरी तौर पर इस इंतशार को, इस बेचैनी को, इस कौम के सेंटिमेंट्स को, जो कौम आज मायूस है, परेशान है, ख़त्म करना चाहिए। ना कि किसी काले कानून के ज़रिए इस मामले को मज़ीद उभारा जाए और लोगों के जज्बात को उभारा जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ आपके 2 सूबे ऑलरेडी इन्हीं ज़्यादतियों की शिकार की वजह से लोग सड़कों पर है। और आज अगर इस्लामाबाद को भी आप बंद कर देंगे और ज़ुबान बंदी हो जाएगी और कोई भी शख्स अगर कोई जलसा करता, जुलूस करता, मुजाहरा करता, उसको 3 साल की अब सज़ा देंगे, तो ये जमहूरी माशरे में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अब तो जलसे की इजाज़त मिल गई आप लोगों को, या अंग्रेज़ के दौर में तो सुनते थे, लेकिन ये जो कुछ हुआ है आज 6 सितंबर के ज़रिए, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। और बिलखुसूस जिन्होंने इसमें वोट डाला, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के दोस्त, जिन्होंने आज बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नज़रिए को दफन कर दिया, जिन्होंने हमेशा आज़ादी राय की बात की, जमहूरियत की बात की, जमहूरी इदारों को मजबूत की बात की, अपने हकूक़ की बात की, अफसोस। डॉक्टर साहब, अब तो आप लोगों को इजाज़त मिल गई है जलसा करने की 8 सितंबर को, अब तो आप लोग जलसा करने जा रहे हैं? जी, अभी देखें, अभी आज रात भी है और कल भी है, जगह जगह नाके लगा दिए गए हैं। पूरे पंजाब में पुलिस ने पुलिस गर्दी के ज़रिए रातों को छापे मारने शुरू कर दिए हैं। ज़िलों की नाकेबंदी हो गई है, ज़िले पुलिसें पंजाब की ख़ास तौर पर मुतहरक हो गई हैं। और यहाँ भी कंटेनर्स उस जगह पर जो हमारे जलसे का मकाम है वहाँ पहुँच गए हैं। चारों तरफ से वो फ़िज़ा बना दी गई है कि जिस तरह यहाँ कोई खुदा ना खास्ता कल या परसों क्या होने लगा है। कर्फ्यू का माहौल, अगर अभी भी आप अपने नुमाइंदे को 92 न्यूज़ के को वहाँ भेजें तो आपको अंदाज़ा होगा। और अभी ये रात है और कल का दिन है और परसों तक हुकूमत क्या करेगी। तो आप लोगों ने कोई तैयारियां नहीं शुरू की? ज़ाहिर है जलसे का कभी नहीं देखा। जब जलसा करना होता है, बड़ा स्टेज बनता है, तैयारियां हैं जी। रात के 12 बजे तैयारी कौन करने देगा? आप नहीं जानती, तैयारियां तो हैं, हर तरह से हैं। हर जुल्म का मुकाबला कर रहे हैं, हर तरह से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन अब की बार तो खान साहब ने कहा है कि मैं भी कहूँ तो अब जलसा कैंसिल नहीं होगा, हर सूरत में होगा। मशीनरी, आमरीत, इंशाल्लाह जलसा होगा और ज़रूर होगा और आवाम का ठाठे मारता हुआ समंदर होगा। तो शराइत क्या है कि 4 से 6 बजे के बीच में आप लोगों ने जलसा जो है वो ख़त्म करना है? आप लोगों ने मज़हब पर कोई बात नहीं करनी? मैं पूछ रही हूँ। आपका मेरा प्रोग्राम का टाइम था 5-7 मिनट आगे हो गए। जहाँ हज़ारों लोग होंगे, अगर 6 से 6:15 हो जाएंगे तो फिर आप हमें 3 साल की सज़ा दे देंगे, क्योंकि कानून बन चुका है, कल तक पास हो जाएगा। सिर्फ लोगों को हरासा किया जा रहा है। शुरुआत जलसा को ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह ना करो, ये वक्त तो गुजर जाएगा।